नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारा ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आपके अपलोड कर दिए गए हैं जो कि हमारे पुरापाषाण काल पर थे। आज का हमारा वीडियो होगा सिंधु हड़प्पा संस्कृति, या फिर इसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति या इसको कांस्य युग भी कहते हैं हम लोग। इसके कई सारे नाम हैं। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग थोड़ा हमारा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक कर दें, और थोड़ा कमेंट भी कर दिया करें। क्या कमी है, अच्छा लगे तो अच्छा बोल दिया करो, नहीं तो जो भी कमी है उसको आप बताएं कि सर आप ऐसे पढ़ाएं ऐसे पढ़ाएं। मैं आप करेक्शन करूंगा, सुधार करूंगा। तो आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट करिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज हमारा थर्ड वीडियो है हड़प्पा संस्कृति। प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही है। प्राचीन इतिहास में हमारा 2 वीडियो हो गए अपलोड। उसका हमने पहले पढ़ा था, मतलब किस तरीके से हमको हिस्ट्री पढ़नी है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था पाषाण काल। अब आ रहे हैं हड़प्पा संस्कृति पर। इसको हम लोग थोड़ा व्यवहारिक तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से मतलब चीजें डेवलप हुई हैं। इसको रखना नहीं है, थोड़ा समझना भी है। और इसके कोई लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं है हमको कि लोग इसको इस तरीके से मतलब एग्जैक्ट चीजें हमको पता है। तो हमारे जो हिस्टोरिकल मतलब जो साइंटिस्ट थे, इतिहासकार थे, उन्होंने अपने एक समझ को लेकर के इसको चीजों को निकाल करके रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से वहां पर रहते होंगे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते होंगे, किस तरीके से वो लोग अपने जीवन को लेकर सारी व्यवस्थाएं उन लोगों ने की, और इतनी अच्छी व्यवस्था उस समय में डेवलप की थी। तो चीजों को थोड़ा समझना है। आज से अगर हम कंपेयर करेंगे, अपने से कंपेयर करके पढ़ा कीजिए कि आज का युग कैसा है, उस टाइम का कैसा होगा। आज सपोज कर लो कि आज हमारा अपने लोग ये समझ के चलते हैं कि आज हम लोगों के सपोज कर लो आसपास में बहुत सारी चीजें हैं कि वो संस्कृति मतलब डेवलप कैसे हुई, इतनी सुंदर संस्कृति और इतना सब कुछ चीजें जो आज के युग में भी मतलब इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा, उतने अच्छे से उस समय में हो गया था, डेवलप हो गई थी सारी चीजें। तो उस चीज को लेकर हम लोग समझते हैं। हम लोग एक कल्पना करके चलते हैं। इस सप्ताह में हम लोग कल्पना करेंगे कि चीजें किस तरीके से मतलब होंगी उस टाइम में। इस तरीके से लेके चलते हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों के आसपास में क्या क्या चीजें हैं। मान लो हमारे यहाँ पर टीवी है, कूलर है, पंखा है, सभी घर में मोस्टली होता है। एक कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं और हमारी एक सभ्यता है ये, ठीक है। तो अचानक से कहीं एकदम प्राकृतिक आपदा आ जाए और उसी में हम लोग दब जाएं, सभी लोग मतलब दब जाएं, और उसमें क्या हो सब मतलब कि आसपास की चीजें जो भी हैं अच्छे से दब जाएं। अब ये होगा क्या, लगभग आज से मान लो कि 20 लाख साल पहले या 20,000 साल पहले कोई भी इसको खोदता है, पता चलता है उस व्यक्ति को कि यहाँ पर कोई ना कोई संस्कृति रही होगी, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी सभ्यता रही होगी, क्योंकि उस चीज को लेकर वो क्या अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिखे हुए साक्ष्य तो मिले नहीं है कि लोग एग्जैक्ट चीजों को, या कोई वीडियो क्लिपिंग हो गई हो कि नहीं, उसमें सब चीजें इस तरीके से डेवलप हुई। तो जो इतिहासकार हैं इसमें अनुमान लगा के सब सारी चीजों को बताते हैं कि ये चीजें इस तरीके से हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। सब कल्पनाएं हैं, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है कि सारी चीजें ऐसे ही हुआ होगा उस सभ्यता में। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। हाँ, तो ये सोच लो, ये मानते हैं कि चलो आज से 20,000 साल पहले हम लोग दब गए। अब उसमें ये होता है कि चलो आज से किसी भी व्यक्ति ने उसको खोदा, तो उसमें क्या पता चलेगा उस व्यक्ति को कि चलो मान लो यहाँ पर टीवी है, कूलर है, पंखा है, सारी चीजें हैं, और भी टेक्निक चीजें हैं, मान लो मोबाइल रखा हुआ है, तो उसको ये पता चलेगा कि इस टाइम के लोग क्या क्या यूज करते थे। मान लो फोन मिला उसको, तो वे कहेगा कि हाँ इस टाइम के लोग टेक्निकल भी होते थे, इनको सारी चीजों का ज्ञान था, और भी चीजों का ज्ञान था। मान लो बल्ब मिल गया, कोई टेक्निकल लोहे की चीज मिल गई, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग दिनचर्या में यूज करते हैं, हमारे घरों में होती हैं। तो उसको लेकर एक व्यक्ति अनुमान लगाया जा सकता है। जो इतिहासकार होते हैं इसको अनुमान लगा के चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा हड़प्पा संस्कृति। तो एक्चुअली में संस्कृति कहते किसको है, इसको समझते हैं कि संस्कृति होती क्या है। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। पुरातात्विक संस्कृति। पुरातात्विक संस्कृति का प्रयोग, पुरातात्विक संस्कृति का प्रयोग पुरा वस्तुओं के
ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। यानी कि क्या समझ में आया? पुरा मतलब पुरानी वस्तुओं, ऐसी उस मतलब सभ्यताओं या फिर किसी वस्तु को लेकर पुरा मतलब पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए प्रयोग करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में तथा काल खंड में समृद्ध स्थल पर पाए जाते हैं। क्या समझ में आया? मतलब संस्कृति क्या है? पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा काल खंड से संबंध या स्थलों पर पाए जाते हैं। तो यहां से मेन है कि किसको कहेंगे? तो एक साथ एक विशेष भौगोलिक तथा कालखंड से एक संबंध स्थलों पर पाए गए जो भी चीजें होती हैं हमारी, वो हमारी क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। और ये पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग मतलब कि इसमें पुरातात्विक लोग करते हैं। ठीक है, एक शब्द इसमें आते हैं सेकंड पॉइंट पर, एक विस्तृत भू क्षेत्र पर संस्कृतियां में एक समानता पाई जाती है। मतलब कि एक विस्तृत भू क्षेत्र पर, जैसे कि हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है तो ये बहुत ही विस्तृत है, इस पे संस्कृतियों में समानता पाई जाती है जो उसे सभ्यता कहते हैं। मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं? समानता पाई जाने वाली बहुत सी चीजें होती हैं उसको हम लोग सभ्यता कहते हैं। मान लेते हैं कि अपने ही आस पड़ोस में, अपने ही गांव में ले लेते हैं, आप कोई शहर में ले लेते हैं, उस टाइप के लोग उस गांव के लोग किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से अपने कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से उनका रहन सहन है, आना जाना करते हैं, किस तरीके से वो चीजें डेवलप होती हैं, उस चीज को लेकर हम लोग उसको एक बेसिकली समझ सकते हैं अपने व्यवहारिक तरीके से भी। तो समानता पाई जाती है तो उसे हम सभ्यता कहते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आई होप सो आपको संस्कृति शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने पूरा इस पे संस्कृति पे आते हैं, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता स्टार्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि किस क्रम में पढ़ना है हमको, क्योंकि इसके ये चैप्टर काफी बड़ा होता है तो काफी क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं, तो इसको थोड़ा अलग अलग हो सकता है कि इस वीडियो के बाद हमारे 2-3 वीडियो और भी आए, क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा होता है। तो इसको हम चलो स्टार्ट करते हैं। इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं या कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले इसको खोजा किसने था। अपने इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस तरीके से मतलब क्रम चलता गया, किस तरीके से चेन हुई। कोई भी चीज एकदम तो नहीं मिल जाती किसी भी व्यक्ति को, तो हौले हौले चल को मतलब हौले हौले किसी भी चीज को डेवलप किया जा सकता है और होता भी है। तो सबसे पहले इसको मतलब खोजा जिसने भी, उसका नाम था, उस इतिहासकार का नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने 1826 एडी में इन्होंने सबसे पहले खोजा। अच्छा, एक चीज आती है कि इसको थोड़ा पढ़ने से पहले चलो एक काम करते हैं, इसको मतलब खोज ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा हम आपको इसका विस्तार बताएंगे कि किस तरीके से इसका कहां पर विस्तार था। अब आता है इसमें सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसकी खोज नहीं कह सकते हैं इसको। सबसे पहले उन्होंने मतलब ये उनको पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, लेकिन चार्ल्स मैसन को उन्होंने ऐसा महसूस किया कि यहाँ कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद आते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे एक करके कि कैसे इन्होंने क्या क्या किया है। उसके बाद आते हैं वटरबंधु 1836 एडी में इन्होंने भी आगे चल के चार्ल्स मैसन के बाद 1856 में ये हमारे वटरबंधु आए और जेम्स विलियम भी आए, इन्होंने भी इस पर भी कुछ काफी काम किया। उसके बाद आते हैं हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर सबसे पहले मतलब कि इनके नेतृत्व में यहाँ पर 1853 में अपने हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा पाकिस्तान में 1853 में रेल का काम किया जा रहा था, वहां पर रेल बिछाई जा रही थी। तो सबसे पहले उनके नेतृत्व में 1853 में यहाँ पर कुछ चीजों को पता किया गया। अभी क्या करके पढ़ेंगे इन लोगों ने क्या क्या किस तरीके से मतलब कि खोजा हुआ है। उसके बाद आते हैं हमारे जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में सबसे अच्छे तरीके से जो डिफाइन किया कि हाँ ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो 1921 में जाकर के इसको अच्छे से पता चला कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। अभी पढ़ेंगे इसको हम लोग, अभी थोड़ा डिफाइन से पढ़ेंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। चार्ल्स मैसन 1826, वटरबंधु 1856, जेम्स विलियम और अलेक्जेंडर कनिंघम
ये 1853 और 1856 इनका मतलब टाइम पीरियड, इस टाइम में इन्होंने देखा वहां पर। और जॉन मार्शल 1921। तो ये 4 लोग हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा भी पढ़ेंगे हम। चलो सेकंड पे आते हैं, काल। मतलब इसका टाइम किस तरीके से पता किया गया कि ये किस टाइम पे मतलब की सभ्यता थी। जॉन मार्शल का कहना था कि 3250 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक ये सभ्यता यहाँ पर डेवलप हुई थी। ये जॉन मार्शल का कहना है, ये अपना मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये आते हैं हमारे डीपी अग्रवाल। ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण है, डीपी अग्रवाल। यहीं से मतलब कि पूछा जाता है, इन्हीं का टाइम पीरियड लिया जाता है। और भी मतलब काफी लेखक हैं, काफी इतिहासकार हैं, उन्होंने भी अपना अलग अलग टाइम पीरियड दिया गया। लेकिन यहाँ मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो मतलब कितना टाइम पीरियड, कितने काल से कितने काल मतलब टाइम तक रहा है। तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, या बीसी भी कह सकते हैं। तो इन्होंने डीपी अग्रवाल ने 2300 लेकर के 1750 तक इसका टाइम पीरियड दिया। अच्छा, इस चीज को मतलब पता कैसे करते हैं कि ये चीजें मतलब कि किसी भी इतिहासकार में ऐतिहासिक जो होते हैं वो किस चीज से पता करते हैं कि नहीं ये कितनी साल पुरानी चीज है, ये कैसे पता चलेगा। तो एक कार्बन 14 पद्धति है, कार्बन 14। इससे क्या होता है कि किसी भी चीज को कितनी पुरानी है, पुरातात्विक मतलब कि पुरातात्विक चीजों को हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। हालांकि ये चीज क्या बताती है कि कार्बन पद्धति ये केवल 50 साल तक की चीजों को बता सकती है, 50,000 साल तक की चीजों को, कि ये 50,000 साल तक के जो भी अंडर की चीजें हैं उससे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो ये 50,000 साल तक की चीजों को बता देते कि ये इतनी साल पुरानी है। लेकिन इसके बाद एक और पद्धति है हमारी, क्या नाम, इसके लिए एक और होती है, क्या नाम, उसको कहते हैं यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग। जो 50,000 साल से भी ज्यादा की जो चीजें होती हैं, पुरातात्विक चीजें होती हैं, जैसे पृथ्वी की खोज, मतलब पृथ्वी कैसे बनी, तो इसको मतलब यूरेनियम डेटिंग से पता किया जाता है। लेकिन हम लोग इतिहास में ये कार्बन 14 से पता चल जाता है, इसलिए इसको हम लोग इससे ही पता चल जाता है, इसी को पढ़ते हैं। तो इसी के थ्रू हम लोगों को 2300 लेकर के 750 बीसी तक एक काल रहा है इसका, हड़प्पा संस्कृति का। और इसकी मतलब कह सकते हैं क्या, इसका मतलब आविष्कार किसने किया, इसको किसने मतलब कि बनाया कार्बन 14 पद्धति को, उनका नाम था इनका नाम था फ्रैंक्स लिब्बी, जो कि इनको 1960 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फ्रैंक लिब्बी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये कार्बन 14 पद्धति के रूप में इनको जानते हैं, इन्होंने ये आविष्कार किया था। अब सेकंड पे आते हैं, हमारा है नामकरण। इसको भी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा, अभी यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। नामकरण कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा गया, हड़प्पा संस्कृति क्यों इसको मतलब की नाम दिया गया है, इसको भी देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है इसको, सिंधु घाटी की सभ्यता, सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। तो इसको नामकरण को लेकर भी देखेंगे किस तरीके से ये मतलब इसको इतने सारे नाम दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं उद्भव पर। इसका उद्भव कैसे हुआ, विदेशी मत का मतलब विदेशी मत भी देखेंगे। विदेशी लोग जो थे, अंग्रेज लोग यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले मतलब कि इस चीज को देखा है, तो विदेशी मत भी देखेंगे। और सुमेरियन सभ्यता से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे किस तरीके से अपनी सभ्यता, जैसे कि हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी टाइम पे और भी सभ्यताएं मतलब डेवलप हो रही थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, और क्या कह सकते हैं, क्या नाम, इसमें ईरान में हो रही थी सभ्यता। इसके साथ साथ और भी सभ्यताएं थी, जैसे कि अपने ये विदेशी लोगों का मत था। जैसे इसमें में हम लोग पढ़ेंगे कि मार्शल व्हीलर क्या कहते थे, मार्शल व्हीलर ने क्या कहा है, चाइल्ड डीडी ने क्या कहा है, ये मतलब विदेशी इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद आते हैं स्थानीय मत। हम लोगों के स्थानीय मत का मतलब यहाँ के लोगों ने क्या कहा है। तो यहाँ के लोगों का मानना था कि जैसे कि राखलदास बनर्जी ने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा है कि जो ये सभ्यता डेवलप हुई है वो द्रविड़ लोग थे, यहाँ के स्थानीय निवासी थे, उनको हम लोग द्रविड़ नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ थे, ये ज्यादा मानना है कि इसी को मानते हैं। राखलदास बनर्जी किसी भी क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। तो
राखलदास बनर्जी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि द्रविड़ थे ये। ठीक है, उसके बाद आते हैं आरती, और भी ऐसे साइंटिस्ट मतलब इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग इसको मतलब डिफाइन किया गया है कि ये किस तरीके से सभ्यता का उद्भव हुआ, किस तरीके से ये सभ्यता विकास हुआ इस भारत में। तो उसको हम देखेंगे थोड़ा बाद में, इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। खोज के बारे में पढ़ना है, काल के बारे में जान लिया, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे, और नामकरण कैसे पढ़ा इसको भी देखते हैं, उद्भव कैसे हुआ वो भी देखेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताओं में देखा जाए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये नगरीय सभ्यता थी, नगर किस तरीके से नगर डेवलप हुए उसको देखेंगे। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, आपको पिछली वीडियो में बताया था कांस्य युगीन सभ्यता कैसे डेवलप हुई है इसको। और इसको हम आध्यैतिक सभ्यता भी कहते हैं। आध्यैतिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि आध्यैतिक का मतलब होता है इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन इसमें कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, इसलिए हम इसको आध्यैतिक सभ्यता कहते हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हम लोग इसको अनुमान लगा करके इसको बता सकते हैं कि ये चीजें यहाँ पर ऐसे डेवलप रही होंगी, यहाँ पर एक सभ्यता है। तो आध्यैतिक काल में ये आता है, और इसमें लिखित तो है, लिपि तो मिली है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। उसकी लिपि कीलीनुमा लिपि है, कील तरीके से लिपि हुई है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए जो चीजें मतलब पढ़ी नहीं जा सकी है, लिखी हुई तो मिली है, उसको आध्यैतिक काल में डालते हैं। और जब ये पढ़ नहीं जाएंगी तो इसको इतिहास काल में डाल दिया जाएगा कि हाँ ये ऐतिहासिक चीजें हो गई हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं, ये सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी, ये इसकी विशेषताएं हैं। शांति प्रिय सभ्यता भी कहते थे इसको। इसका व्यापार प्रबंधन भी चलता था, व्यापार किस तरीके से ये करती थी, विदेशों में व्यापार हुआ इसका। इसको विस्तृत सभ्यता भी कहते हैं, मतलब किस तरीके से इसका विस्तार हुआ उसको भी देखेंगे हम लोग कि विस्तार इसका कहाँ कहाँ तक था, थोड़ा इसके बाद ही पढ़ेंगे। और राजनीतिक, इस यहाँ की राजनीतिक कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी कि हाँ ये इसकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे कि किस तरीके से ये बिजनेस किया करते थे उस टाइम में हुआ करता था। इतनी अच्छी सी सभ्यता उस टाइम में डेवलप हो गई थी। और इसके बाद में देखेंगे सामाजिक स्थिति कैसी थी लोगों की, सांस्कृतिक कैसी थी, ये लोग सांस्कृतिक जैसे देख सकते हैं अपने किस तरीके से ये किसको मानते थे, किसकी पूजा करते थे, क्या काम करते थे ये लोग, वो सभी चीजें अभी पढ़ेंगे और इसका विस्तार भी देखेंगे। तो जस्ट अभी इसके बाद हम लोग इसका विस्तार देखने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पर था। चलो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे पढ़ना, कैसे अरेंज वे में पढ़ना है इसको। इसलिए मैंने ये दिया है कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, किन किन लोगों के मत हैं, कैसे उद्भव हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चार्ल्स मैसन को पढ़ेंगे, 1826 में उन्होंने बताया। बर्टन बंधु एंड द जेम्स विलियम एंड द अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 एंड 1856 के बीच में उन्होंने बताया। एंड जॉन मार्शल, ये मस्ट है यहाँ से। और आते हैं काल में मैंने आपको बताया दिया। जॉन मार्शल का अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3250 बीसी है, 1750 बीसी तक ये सभ्यता डेवलप हुई है। डीपी अग्रवाल का मानना जाता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यही भी अगर आपको आंसर में दिया भी जाता है तो 2300 से लेकर 1750 आप टिक करिएगा। और इन्हीं के अकॉर्डिंग मतलब इसमें एनसीईआरटी का ये डाटा है। तो काल को देखकर ये काल हो गया। इसमें नामकरण हड़प्पा सभ्यता कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, सरस्वती सभ्यता भी कहते थे, और इसको नगरीय सभ्यता भी कहते थे। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मतलब इतनी विशेषताएं थी कि आप थोड़ी कल्पना कीजिए कि उस टाइम में लोग इतने मतलब कि डेवलप हो चुके थे। तो थोड़ा व्यवहारिक तरीके से सोच के चलना है ताकि चीजों को लंबे समय तक याद कर सकें। अपने से कोरिलेटिव हिस्ट्री एक्चुअली में नॉलेज के लिए भी पढ़ो, लेकिन अपने हर किसी को हिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्मली चीजें होती हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने डेवलप किया, हर चीजें डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से चेंजमेंट हुआ। तो सभी लोगों के ये कॉमनली है कि सभी लोग उसको समझ सकते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ये करना जरूरी। आते हैं इसके विस्तार पर। इसके विस्तार के संबंध में बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है, फर्स्ट पॉइंट तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इसका साइज कैसा था, ये किस शेप की थी। तो ये त्रिभुजाकार, लगभग ये त्रिभुजाकार की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम लोग त्रिभुजाकार सभ्यता मतलब त्रिभुजाकार आकार में थी। ये लोग यहाँ से यहाँ तक थी, इसको हम बताते हैं अभी। और इसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत थी सभ्यता। सोचो इतनी बड़ी सभ्यता उस टाइम में डेवलप हो गई थी। तो इसका शेप त्रिभुजाकार था, क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब इसके आते हैं सेकंड प्रति कहाँ कहाँ पर थी। अपने उत्तर में पड़ता है, उत्तर में हमारा है मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये सबसे उत्तरी पार्ट था हमारा, उत्तरी मतलब
कह सकते हैं ये उत्तरी जगह था, उत्तरी प्लेस था। तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये किस नदी के किनारे पड़ता है? चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि मांडा, बताइए कि उत्तरीय, सबसे उत्तरीय सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थान कौन सा था? तो मांडा था, जो कि चिनाब नदी पर था और जम्मू कश्मीर में था। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पर था? तो अखनूर जिले में था। अखनूर जिला पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर में। तो ये उत्तर की बात हो गई है। और इसके बाद देखते हैं इसको यहाँ से, ये पाकिस्तान का पूरा है, यहाँ से हमारा इंडिया है ये पूरा, और ये यहाँ से पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी मतलब की प्लेस है ये, पश्चिमी कह सकते हैं, ये पश्चिमी प्लेस है सुतकांगू डोर। सुतकांगू डोर हमारा बलूचिस्तान में पड़ता है और ये मतलब कि ये बॉर्डर है तुम्हारा अफगानिस्तान और ये कह सकते हैं पाकिस्तान का, ये पड़ता है यहाँ पर बलूचिस्तान में। और ये किस नदी पर है? तो याद करना है कि सुतकांगू डोर है, ये सबसे पश्चिमी स्थान है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये किस नदी पर है? तो दश्क नदी पर है। दश्क नदी यहीं पर पड़ती है, बहती है इसमें। तो उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि सबसे उत्तरीय प्लेस है वो जम्मू कश्मीर में अखनूर जिले में है और दश्क पड़ता है हमारा सुतकांगू डोर, दश्क नदी पर है सुतकांगू डोर और बलूचिस्तान में पड़ता है। अब आते हैं इसका पूर्वी बिंदु क्या है? पूर्वी बिंदु हमारा भारत में ही पड़ता है, भारत में यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर। ये मेरठ में पड़ता है, आलमगीरपुर मेरठ का जिला है, मेरठ में पड़ता है, मेरठ जिला में आलमगीरपुर। तो ये हिंडन नदी पर है, आलमगीर पर, ये गंगा के साइड नदी है हिंडन नदी। तो हिंडन नदी के आलमगीरपुर में पड़ता है, मेरठ में। और इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका मतलब एक त्रिभुजाकार विस्तार था। इसके ये आपको दे रखा है लंबाई चौड़ाई का रेशियो, लंबाई चौड़ाई इतनी है इसकी, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये उत्तरी प्लेस हो गया, ये पश्चिमी प्लेस हो गया, ये पूर्वी प्लेस हो गया और ये हो गया हमारा दक्षिणी प्लेस। दक्षिणी प्लेस हमारा दहमाबाद पड़ता है अहमदनगर में, जो कि हमारा महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर है। तो सॉरी, माफी चाहूंगा, नीचे मैंने देख नहीं पाया। तो ये दहमाबाद हमारा अहमदनगर में महाराष्ट्र में पड़ता है और ये गोदावरी नदी पर है। तो आपको याद करना है कैसे कि दक्षिण का सबसे दक्षिणी बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? तो दहमाबाद था, अहमदनगर में पड़ता है, महाराष्ट्र में ये है दहमाबाद। और गोदावरी नदी पर ये इसका विकास हुआ। चलिए, तो इसको मैंने समझ लिया कि सबसे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे उत्तरीय प्लेस मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अखनूर जिले में है। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। अब आते हैं सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? तो सुतकांगू डोर है, जो कि हमारा किस पे पड़ता है? दश्क नदी पर पड़ता है एंड ये बलूचिस्तान में है। और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये दहमाबाद है, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है और गोदावरी नदी पर है। और सबसे पूर्वीय बिंदु, इसका पूर्वीय जो प्लेस है वो आलमगीरपुर है और ये हमारा यूपी में पड़ता है, मेरठ जिले में। अब आते हैं इसके खोज पर, किस तरीके से इसकी किस तरीके से इसको मतलब कि किसने खोजा है, किसको ये श्रेय दिया जाता है कि इसको किसने खोजा है। तो सबसे पहले हमारी ये खोज व उत्खनन का मतलब होता है कि किसी चीज की खुदाई करना, उत्खनन कहते हैं उसको। अब आते हैं चार्ल्स मैसन। सबसे पहले हमारे इसमें थे चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन को पढ़ते हैं। चार्ल्स मैसन ने क्या इसके बारे में कहा है? चार्ल्स मैसन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की। इन्होंने ये सबसे पहले आए, इन्होंने एक हड़प्पा सभ्यता के टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की। तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले यहाँ पर मतलब खुदाई हो रही थी, तो 1826 में इन्होंने हड़प्पा के टीले की खोज की, ना कि इन्होंने हड़प्पा की खोज की। इन्हें हड़प्पा की खोज के लिए नहीं जाना जाता है। सेकंड पे आते हैं, और इन्होंने क्या किया, किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ और ना ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य हुआ।
मतलब कि इसको ये कह सकते हैं इस समय मतलब 1826 में इन्होंने कोई उत्खनन काम नहीं किया, लेकिन कुछ पैमाने पर थोड़ी मोटी मतलब इन्होंने ये समझा नहीं कि यहाँ पर कोई सभ्यता होगी, तो ये केवल ईंटों को थोड़ा प्रयोग कर लिया और इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ ये समझा ही नहीं कि यहाँ पर कोई सभ्यता होगी, और इस तरीके से यहाँ से कोई काम आगे नहीं बढ़ सका, यहाँ से कोई भी बड़े पैमाने पर कार्य आगे नहीं बढ़ा, तो इसको हम कह सकते हैं। तो चार्ल्स मैसर्स ने ये किया 1826 में कि इनको सबसे पहले देखा जाए तो इसमें एक अंग्रेजों ने हड़प्पा के टीले की खोज की, बस इतने के लिए इसको हम लोग इनको जान सकते हैं। कुछ ईंटें प्राप्त की। अब आते हैं अलेक्जेंडर के समय में 1853 में 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, ये सर अलेक्जेंडर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में जब मैं प्रागैतिहासिक काल पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने बताया था कि अलेक्जेंडर यहाँ के पुरातात्विक जनक के रूप में जानते हैं इनको। तो मैं अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर तक, कराची से लेकर लाहौर के मध्य में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो ये भी याद करना है कि कहां से कहां तक, तो कराची से लेकर लाहौर के मध्य में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उसी में इनको, किंतु इस और मतलब इसमें देखा जाए तो इस समय इनका मतलब लाइन बिछा रही थी तो इन्होंने मतलब कि ईंटों को यूज कर लिया, लेकिन मतलब इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर भी कोई सभ्यता होगी, इनका ध्यान वहां गया ही नहीं, लेकिन इन्होंने ईंटें यूज कर ली। तो अलेक्जेंडर के 1853 से 1856 में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, क्योंकि 1853 में तो रेलवे लाइन अपने भारत में आई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई में ये बिछाई गई। तो इस समय यहाँ भी काम चल रहा था कराची से लाहौर के मध्य में, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, मतलब कि किंतु इस समय भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर भी कोई सभ्यता होगी। इस समय ब्रिटेन बंधुओं व यहाँ के ब्रिटेन बंधुओं जॉन बेल्टन व विलियम बेल्टन, यहाँ के मतलब कि ये उसी समय में ये भी आए, द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त कर ली गई। मतलब ये लोग आए, इन्होंने भी ईंटें प्राप्त कर ली, लेकिन ध्यान किसी का नहीं गया कि यहाँ पर कोई सभ्यता होगी। फिर आते हैं जॉन मार्शल, सबसे इंपोर्टेंट है जॉन मार्शल। 1921 में भारतीय पुरातात्विक के एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर दयाराम साहनी, ये सबसे नाम इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। तो ये 1921 में आए तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी। दयाराम साहनी को ये श्रेय दिया जाता है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इससे पुरातात्विक विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ। तो इस समय पुरातात्विक विभाग का ध्यान आकर्षित हुआ 1921 में। तो दयाराम साहनी जी ने बताया कि अब यहाँ पर कोई सभ्यता थी, तो लोगों ने उस समय जाना कि अरे यहाँ पर भी कोई सबसे मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता भी उसी टाइप की सभ्यता यहाँ पर डेवलप हुई थी। इसके अध्यक्ष जॉन मार्शल थे, पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष यहाँ पर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल व प्रारूप था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले किसी का उत्खनन किया था, तो वो हमारा था हड़प्पा इसमें सॉरी माफी चाहूंगा, इसमें नोट करना भूल गया, तो हड़प्पा था। तो हड़प्पा की खोज के बाद अब तक 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। अपने भारत में 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है, जो कि हमारे लगभग 1000 हमारे भारत में है और 500 पाकिस्तान में है और 2-3 हमारे अफगानिस्तान में है। तो ये थोड़ा इसके लिए माफी चाहूंगा। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जाने के बाद मतलब यहीं पर ही हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले यहाँ पर हड़प्पा स्थल को उत्खनन किया गया, तो वहां पता चला हड़प्पा स्थल पर कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, जो हमारा नामकरण था, किस तरीके से इसका नाम दिया गया। अलग अलग नाम है इसके, किस तरीके से मतलब कि इनको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारी हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को हम किस तरीके से देखते हैं जरा।
हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान इस सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला सबसे पहला स्थल था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला मतलब किसी को खोजा गया था तो वो हमारा था हड़प्पा, जो कि हमारा पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। तो इसी के नाम पर, क्योंकि सबसे पहला यहाँ पे खोजा गया था तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप सो आपको पता चल गया हो कि हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं। अब आते हैं सेकंड पर, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज और की गई, हालांकि अभी भी ये खोज की जा रही है, एवं उत्खनन किया गया। इस समय मतलब कि हड़प्पा के बाद और भी खोज की गई और भी खोदा गया, तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी के क्षेत्र में प्राप्त हुए। तो इसको हम लोग मतलब कि हड़प्पा जो स्थल था वो तो हमारा रावी नदी पर था, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो इसके स्थल थे वो सिंधु नदी के आसपास में पाए गए, इसकी सहायक नदियों के आसपास में पाए गए। तो इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, क्योंकि सब मतलब मोस्टली ज्यादातर इसके जो स्थान है वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर सिंधु घाटी पर पाए गए, इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कह देते हैं। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अधिकांश स्थल यहीं से मिले हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि अधिकांश स्थल यहीं से मिले, बट इसका नाम पड़ा है। अब सेकंड पर आते हैं सरस्वती सभ्यता। हम लोग इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु तथा गंगा नदी घाटी में हुई थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु तथा गंगा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में हुई थी। मतलब सिंधु और गंगा के जो बीच के मैदान कह सकते हैं, उसके मध्य में कई सारे यहाँ पर स्थल खोजे गए हैं। क्योंकि इन सारे स्थलों को महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे हम लोग, इतने सारे स्थल नहीं पढ़ेंगे। 1500 स्थल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मोस्टली जहां से पूछे जाते हैं वहां से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो 1100 स्थल की खोज की गई, ये मोस्टली थे सिंधु व गंगा की घाटी पर। अब आते हैं इसे प्राचीन समय के आधार पर, मतलब प्राचीन में देखा जाता है कि ये जो सरस्वती थी उस समय सरस्वती नदी, आज तो इसके साक्ष्य मतलब नहीं मिलते हैं, बट उस समय में ये सरस्वती नदी बहाया करती थी, इसलिए इसका नाम सरस्वती सभ्यता रखा गया था। सेकंड पे आते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। इसको हम लोग प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं कि सबसे पहले अपने यहाँ पर भारत में नगर की स्थापना हो गई थी, क्योंकि सबसे अच्छी नियोजन व्यवस्था थी, सुदृढ़ नालियां थी, सभी चीजों की व्यवस्थाएं थी। इसको हम पढ़ेंगे बाद की वीडियो में। तो प्रथम नगरीय क्रांति इसीलिए इसको कहते हैं कि क्रांति का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज पूरे एक लोकल एरिया में ना हो करके बहुत ही बड़े एरिया में होती है तो उसको हम क्रांति कहते हैं। वैसे तो आंदोलन लोकल एरिया में कहीं हो जाए, मतलब आसपास के लोग, तो उसको हम लोग आंदोलन भी बोल देते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक है प्रथम नगरीय क्रांति। इस सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर पाए गए। नगरीय क्रांति में पक्की ईंटों के घर पाए गए, पक्की सड़कें पाई गई और जल की निकासी अच्छी थी। नगर व्यवस्था बहुत ही अच्छे से मतलब इन्होंने डेवलप कर रखी थी। हर चीजें जैसे शहर में आज लोग हम लोग जी रहे हैं, उस टाइम में ये लोग जिया करते थे। सारी मतलब सुदृढ़ व्यवस्था थी इनकी, और ये बिजनेस भी विदेशों के साथ किया करते थे। बहुत सी चीजें इन्होंने डेवलप कर रखी थी। इसको हम लोग देखेंगे कौन सी चीजें कहाँ से मिली हैं, क्या चीजें मिली हैं, वो अलग वीडियो में। फिलहाल हम इसका नामकरण पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ा। तो नगरीय सभ्यता आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें उत्खनन की पक्की ईंटों के घर, क्योंकि पक्की ईंटों के घर क्या अधिकतर शहरों में पक्की ईंटों घर पाए जाते हैं। आज अपने से कंपेयर कर लो, गांव में अभी तो बेसिकली सभी गांव में पक्की घर हो गए हैं, लेकिन आज से 10 साल 20 साल पहले मोस्टली गांव कच्चे थे। अब आते हैं भारत में प्रथम नगरीय व्यवस्था, इसीलिए इसको हम लोग भारत में प्रथम नगरीय व्यवस्था भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे व, आपको पता है कि कांसा कैसे बनाया जाता है, तांबे में टीन को मिलाकर जो बना उसको हम लोग कांसा कहते हैं। कांसा तांबे में टीन मिलाया तो मिलकर कांसा बना। तो सबसे पहले मतलब कि
क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया था, तो कांसा ही था। सबसे पहले भारत में ये कांसा धातु यूज की गई थी। तो तांबे व टीन में मिलाकर कांसे का उपकरणों का भी प्रयोग किया। बड़े पैमाने पर इनकी कई सारे लोगों ने इसका मतलब कि प्रयोग किया। इससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में पहली बार कांसे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु हमारी तांबा थी। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर थोड़ा इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो भी टॉपिक हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, वरना वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम पड़े हैं। थोड़ा इनको एक दो बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि सर आप थोड़ा चेंजमेंट कीजिए, ऐसा कीजिए, तो मुझको पता चले कि हाँ मुझ में क्या गलतियां हैं। थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और शेयर भी कीजिए। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, थोड़ा शेयर कीजिएगा प्लीज। आप सभी लोगों से हमारी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, तो सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। और समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आपको समझ में आए तो बताइए, नहीं आए तब भी बताइए। आप लोग थोड़ा कमेंट तो कीजिए, लाइक तो कीजिए, लाइक से ही पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है।